आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। इंटरनेट इजी, फन और कन्वीनियंट है। आप सिर्फ 5 क्लिक में अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। आप रिव्यूज़ देखकर चेक कर सकते हैं कि कोई रेस्टोरेंट अच्छा है या नहीं। यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन के ज़रिए एक प्रॉपर्टी तक खरीद सकते हैं। अगर आप एक अडल्ट हैं तो कुछ हद तक सोशल मीडिया पर लिमिटेशन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 1 या 2 हफ्तों के लिए अपने फ़ोन के ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर हर रोज़ का एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। लेकिन यही चीज़ हम बच्चों या टीनेजर्स के लिए नहीं बोल सकते। बच्चों और टीनेजर्स में सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है। अगर उनका बस चले तो वो पूरा दिन ही फ़ोन देखते रहेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनमें से कुछ तो ऐसा कर भी रहे होंगे। इतनी छोटी उम्र में इंटरनेट का इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनके डेवलपमेंट पर बहुत बुरा असर डालता है। लेकिन ये डैमेज किस हद तक हो सकता है और क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? ये समरी आपको सिखाएगी कि क्यों बच्चों और टीनेजर्स को फ़ोन की लत लग जाती है और कैसे सोशल मीडिया उनके डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट को रिवर्स यानी पलटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अभी कदम उठाना होगा। अ टाइडल वेव। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों और टीनेजर्स के फ़ोन को लेकर बहुत परेशान रहने लगे हैं। इंटरनेट ने ऑलमोस्ट हर किसी को अपने डिवाइस का एडिक्ट बना दिया है। ये इस डिजिटल एज का फैक्ट है, लेकिन बच्चे और टीनेजर्स लिमिटेड स्क्रीन टाइम को लेकर जैसे रिएक्ट करते हैं, वो ज़रूर चिंता की बात है। अगर बच्चों से उनका आईपैड ले लिया जाता है, तो वो तब तक तमाशा करते रहते हैं जब तक उनके पेरेंट्स उन्हें वापस आईपैड नहीं दे देते। अगर पेरेंट्स टीनेजर्स से उनका फ़ोन वापस लेने की कोशिश करते हैं, तो वो खुद को मारने की धमकी देने लगते हैं। पेरेंट्स अब गहरी चिंता में हैं, क्योंकि ऑनलाइन रहने की वजह से उनके बच्चे एकदम बदल गए हैं। बच्चे गुस्सा करने लगे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं या फिर डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। कई बार तो उन्हें ये तीनों प्रॉब्लम हो जाती है। ऑथर जोनाथन हाइट और ग्रेग लुकियानोफ ने पाया है कि एंग्जाइटी के कारण टीन्स को कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने लगी है। 2004 से 2016 तक डिप्रेशन के साइन दिखाने वाले टीन्स का नंबर बढ़ा है। खासकर 2010 के शुरुआत में इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। इसे एक क्वेश्चनेयर के जरिए मेजर किया गया था। इसमें टीन से पूछा गया कि क्या वो दुखी, डिप्रेस्ड या एक तरह का खालीपन फील करते हैं। उनसे ऐसे ही कुछ और सवाल भी पूछे गए थे। इन टीन्स का रेस और सोशल क्लास अलग अलग था, लेकिन इसके बावजूद लगभग सारे टीन्स ने सेम जवाब दिए थे। तो 2010 के शुरुआत में आखिर ऐसा क्या हुआ था? इंसान के लिए बीच बीच में डिप्रेस्ड और एंग्शियस फील करना नॉर्मल है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाता है तब ये डिसऑर्डर बन जाता है। आज ज़्यादातर टीनेजर्स एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। किसी खतरे के प्रति डर का इमोशन होना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारे पूर्वज अगर अपने एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा माइंडफुल यानी सचेत नहीं होते तो जिंदा नहीं बचते। लेकिन अगर देखा जाए तो रियल और परसीव्ड थ्रेट के बीच बहुत बड़ा फ़र्क है। परसीव्ड थ्रेट एक ऐसा खतरा है जो शायद नहीं होगा या जिसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके कारण कुछ फिजिकल सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि टेंशन और मेंटल थकान होना। लोग बुरे से बुरे की कल्पना करने लगते हैं। उनके थॉट्स उन्हें पैरालाइज कर देते हैं। सबसे कॉमन परसीव थ्रेट में से एक है सोशल डेथ। ये तब होता है जब आप एक आउटसाइडर जैसा फील करते हैं या जब आपको लगता है कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं। इसे डिप्रेशन से जोड़कर भी देखा जा सकता है। डिप्रेशन इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। इसका मतलब है डिप्रेस्ड मूड में होना और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट ना होना। ये नोट करना ज़रूरी है कि यहाँ एंग्जाइटी और डिप्रेशन का डिस्क्रिप्शन इकलौती चीज़ नहीं है जो इसके होने को डिसाइड करता है। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए प्रोफेशनल्स से कंसल्ट करना और कुछ टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। सोशल डिस्कनेक्शन का डिप्रेशन से गहरा नाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें आपको किसी इंसान या ग्रुप के साथ जुड़े होने की फीलिंग नहीं होती है। ये इत्तेफाक की बात नहीं है कि 2010 के शुरुआती वक्त में 2 खास और नोटिसेबल चीज़ें हुई थी। पहला तो ये कि टीनेजर्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज अचानक से बढ़ने लगे थे। दूसरा, 2010 के शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया और स्मार्टफोन घर घर में ज़रूरत की चीज़ बन गए थे। हाँ, बेशक 2010 से पहले भी लोगों के पास फ़ोन थे, लेकिन ये फ़ोन सिर्फ बेसिक फीचर्स के साथ आते थे। उनमें इंटरनेट नहीं था।
उनका मकसद सिर्फ टेक्स्ट भेजना और कॉल करना था। 2010 का दशक वो दौर था जब लोगों का एक दूसरे के साथ लगातार कम्युनिकेट करना एक आम बात हो गई थी। ये वो समय था जब लोग, खासकर टीनेजर्स को लगने लगा था कि हमेशा ऑनलाइन रहना ज़रूरी है ताकि वो कुछ मिस ना कर बैठें। इसके लिए कई स्टडीज़ ने इस दावे को सपोर्ट किया है। कॉमन सेंस मीडिया नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये पाया कि 2016 में यूएस के 79% टीन स्मार्टफोन यूज़ करने लगे थे। कुछ और स्टडीज़ से ये भी पता चला कि टीनेजर्स अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया साइट्स पर बिताते हैं। कॉमन सेंस मीडिया ने पाया कि टीनेजर्स रोज़ करीब 7 घंटे सोशल मीडिया साइट पर बिताते हैं। अब तक कोई थ्योरी ये नहीं समझा पाई है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बढ़ने के बीच में क्या कनेक्शन है और इसकी वजह क्या है। ये सिचुएशन इतनी खतरनाक क्यों है? द बैक स्टोरी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का लगातार इस्तेमाल करना एक बच्चे के डेवलपमेंट पर बुरा असर डालता है। एक बच्चा जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के आने से पहले पला बढ़ा है और जो बच्चा आज के समय में बड़ा हो रहा है, क्या उनके बीच बहुत बड़ा फर्क है? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें हमारे बचपन से जुड़े 4 फीचर्स पर ध्यान देना होगा। पहला फीचर है स्लो ग्रोइंग चाइल्डहुड, यानी धीमी गति से बढ़ने वाला बचपन। जानवरों की तुलना में इंसान जल्दी प्यूबर्टी में नहीं पहुंचते हैं। जानवर बहुत कम समय के लिए ही बच्चे होते हैं और बहुत जल्दी मैच्योर होकर रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। एवोल्यूशन के नज़रिए से देखें तो ये लॉजिकल लगता है। आखिरकार एवोल्यूशन का मतलब ही है बच्चे पैदा करके अपने सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाना। तो फिर इंसान को बड़ा होने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? वो इसलिए क्योंकि हमारी एवोल्यूशन की जर्नी चेंज हुई है। बहुत पहले हमारा जबड़ा यानी जॉ और गट यानी अंत ज़्यादा बड़े थे। हमें खाना चबाने और हजम करने के लिए ज़्यादा बड़े जबड़े और गट की ज़रूरत थी। लेकिन फिर इंसान ने डिस्कवर किया कि हम अपना खाना पका सकते हैं। इससे खाने को चबाना और हजम करना बहुत आसान हो गया, इसलिए हमारे जबड़े और गट का साइज़ कम होता चला गया। इंसानों को बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमारे अंदर सीखने की एबिलिटी है। हमने एक दूसरे से सीखा, जिससे हमारे सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए। इसलिए हमें बड़ा होने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन एवोल्यूशन यही नहीं रुका। लर्निंग यानी सीखना ना सिर्फ पॉसिबल था, बल्कि ईजी भी था और इसकी संभावना भी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे सीखना चाहते थे क्योंकि वो 3 चीज़ों से मोटिवेटेड हुए थे, जो हमारे बचपन के 3 फीचर बनाते हैं: फ्री प्ले, अट्यूनमेंट एंड सोशल लर्निंग। फ्री प्ले का मतलब इसके नाम से ही जाहिर होता है। इंसान और दूसरे मैमल्स को खेलने की ज़रूरत महसूस होती है। अगर बच्चे को खेलने को ना मिले तो उसके अंदर कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल गैप रह जाता है। फ्री प्ले बच्चों को हर तरह के स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे खेलने के दौरान वो दौड़ भागते हैं और लुका छुपी जैसे गेम्स खेलते हैं, जिससे उनका मोटर स्किल डेवलप होता है। दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट करने से बच्चों के सोशल स्किल्स में कमाल का डेवलपमेंट करता है। इस बुक के ऑथर हाइट ने फ्री प्ले की वजह से प्ले बेस्ड चाइल्डहुड टर्म इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है एक बच्चे का अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना जहां रिस्क कम होता है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड का उल्टा होता है फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो बचपन है जहां बच्चा अपने फ़ोन से चिपका रहता है। नेक्स्ट फीचर है अट्यूनमेंट। ये तब होता है जब आप दूसरे लोगों के साथ बॉन्ड करते हो, यानी लोगों से जुड़ते हो। इसमें आप अपनी खुशी, अपने दुख और परेशानियां और लगभग हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। एक बच्चे की हंसी वहां मौजूद हर इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। एक बच्चा जो प्लेग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसका मूड भी उनके जैसा हो जाता है। लास्ट फीचर है सोशल लर्निंग, यानी इसमें बच्चे खुद अपना रोल मॉडल चुनते हैं। अब क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि इस दुनिया में उन्हें कैसे रहना है, तो वो दूसरों को कॉपी करते हैं। ऊपर से उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो सही लोगों को कॉपी करें। बचपन के ये फीचर्स फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे फ्री प्ले को ही देख लीजिए। फ्री प्ले बच्चों को लड़ाई झगड़े, चोट चपेट लगने और दूसरे बच्चों के इमोशंस जैसी चीज़ों से डील करना सिखाता है। ये उन्हें ऐसे स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प करता है जिससे कि वो सबके साथ घुल मिल सकें, ताकि वो उनके साथ आगे भी यूं ही खेलते रहें। लेकिन फ़ोन उनसे ये मौका छीन लेता है। फ़ोन के कारण एक बच्चा अकेले बैठकर घंटों टिकटॉक वीडियोस देखने लगता है। उसे किसी के साथ इंटरैक्ट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है।
साथ ही उसके लिए ऑनलाइन अपने फ्रेंड ग्रुप को छोड़ना भी आसान होता है, क्योंकि उसे पता है उसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है या उसे कोई नतीजा नहीं झेलना पड़ेगा। फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड अट्यूनमेंट को इस तरह से अफेक्ट करता है कि ये रियल लाइफ इंटरैक्शन में दखल देने लगता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अपनी फैमिली के साथ टाइम तो बिता रहा है, पर अपने फ़ोन पर लगातार आ रहे नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अट्यूनमेंट दूसरे लोगों के साथ तालमेल को भी प्रमोट करता है। सिंगिंग, डांसिंग और दूसरों के साथ रहकर इंसान को खुशी मिलती है। फ़ोन इस सिंपल मगर इम्पैक्टफुल एक्टिविटी को भी छीन लेता है। दूसरों के साथ रहने की खुशी इंसान के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आजकल फ़ोन दोस्तों के साथ इन सिंक में होने का प्रेशर डालते हैं। आपको हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ता है ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। अगर आप कुछ भी मिस कर देते हैं तो आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आप अब उस ग्रुप का पार्ट नहीं रहे। अट्यूनमेंट बोझ जैसा नहीं होना चाहिए। और आखिर में इंटरनेट की वजह से सोशल लर्निंग 100 गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। टीनेजर्स ऑटोमेटिकली सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी इन इन्फ्लुएंसर्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। टीनेजर्स मेजॉरिटी के साथ चलने वाले होते हैं। अगर उन्हें कोई पॉपुलर चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। असल में प्रॉब्लम यह है कि टीनेजर्स सोशल मीडिया पर जो भी पॉपुलर होता है उसे कॉपी करते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो जो कुछ लगातार अपने स्क्रीन पर देखते रहते हैं उसका उनके सोचने, फील करने और बिहेव करने के तरीके पर गहरा असर होता है। जैसे मान लो कि कोई इन्फ्लुएंसर अपने पेरेंट्स के साथ उल्टा जवाब देते हुए अपनी रील पोस्ट करता है, तो एक टीनेजर को यही लगेगा कि ये तो गलत बात है, लेकिन वो ऑनलाइन क्रिएटर अपने फैंस को बिल्कुल ऐसा करने के लिए ही कहता है। वो टीनेजर देखता है कि हज़ारों लोगों ने इसे लाइक किया है, इस पर कमेंट किया है, इसे शेयर किया है और बाकी लोग भी सेम यही कर रहे हैं, तो वो खुद भी इस बिहेवियर को कॉपी करने लगता है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की सोशल लर्निंग कितना नुकसान कर सकती है, और ये सच में चिंता करने वाली बात है। बच्चे और टीनेजर्स हर उस इंसान को कॉपी करने लगते हैं जो पॉपुलर होता है। द ग्रेट रीवायरिंग। फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड की शुरुआत तब हुई थी जब लोगों को धीरे धीरे बेसिक सेल फोन की लत लगने लगी थी। इस बुक के ऑथर का मानना है कि इसकी शुरुआत 2010 के शुरुआती दशक में हुई थी। 2000 के शुरुआत के दिनों में फ़ोन सिर्फ इसलिए रखे जाते थे कि आप एक आध टेक्स्ट मैसेज भेज सके। ये ज़्यादा देर तक आपका ध्यान होल्ड करके नहीं रख पाता था। उसके बाद सिस्टम अपग्रेड हुआ और अलग-अलग तरह के एप्लीकेशन आने लगे। 2014 तक आते-आते गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में 1 मिलियन ऐप आ गए थे। अचानक से इन ऐप्स, गेम्स और वीडियोस को स्क्रॉल करने के लिए घंटों का समय भी कम पड़ने लगा। 2010 के शुरुआत में सोशल मीडिया में भी बड़ा बूम आया। हालांकि फेसबुक, माइस्पेस और फ्रेंडस्टर 2005 से पहले ही बना जा चुके थे, पर 2010 के शुरुआत में उनमें जो इम्प्रूवमेंट किए गए, उसकी वजह से 2010 का शुरुआती टाइम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बन गया। अब आप पलक झपकाते ही अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते थे। आप किसी भी टॉपिक के बारे में ट्वीट कर सकते थे, और अगर लोग आपके ट्वीट को लाइक और रीट्वीट करते थे तो आप वायरल भी हो सकते थे। एक और सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, जहां टीनेजर्स पूरा दिन ऑनलाइन रह सकते हैं। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड और फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड किस तरह से अलग है। अब इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इंसान के डेवलपमेंट के लिए सोशल मीडिया कितना हार्मफुल है, खासकर उन बच्चों के लिए जो प्यूबर्टी के करीब पहुंच रहे हैं। इसका पहला बड़ा नुकसान है सोशल डेप्रिवेशन, यानी लोगों से अलग थलग हो जाना या कट जाना। 2003 से 2019 तक टीनेजर्स पर एक स्टडी की गई कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस यानी आमने सामने कितना समय बिताते हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जैसे जैसे ये स्टडी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे फ्रेंड्स के साथ बिताया गया समय कम होता गया। लेकिन फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन इंटरैक्ट करना, क्या इसे नहीं गिना जाएगा? नहीं। सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करने के कई नुकसान हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपको शायद डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दूसरी डिसऑर्डर से जूझना पड़ सकता है। जो यंगस्टर्स फेस टू फेस इंटरैक्शन में ज़्यादा समय बिताते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है, और ये बात साइकोलॉजिस्ट जीन ट्वेंज की स्टडी से पता चली है। फ़ोन बेस्ड इंटरैक्शन के कारण आप किसी के साथ जो समय बिताते हैं, उसकी क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे मान लो कि आप और आपका फ्रेंड बात कर रहे हैं, तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके बीच सिर्फ बात नहीं हो रही होगी, बल्कि शायद आप अपने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रहे होंगे और एक ऐप से दूसरे ऐप को खोलकर देख रहे होंगे। अपने दोस्तों या हम उम्र लोगों के साथ वो बॉन्डिंग सेशन बेस्ट होता है जो फेस टू फेस हो, और वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के।
दूसरा नुकसान है नींद की कमी होना। इंसान को फ़ोन की लत लग जाती है क्योंकि इंटरनेट पर अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। ये एक जाना माना फैक्ट है कि अगर आप भरपूर नींद लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने सारे काम कर पाएंगे। प्यूबर्टी के दौरान नींद की अहमियत और भी बढ़ जाती है। जो टीनेजर्स कम सोते हैं और जो पूरी नींद लेते हैं, उनके बीच बहुत बड़ा फ़र्क देखने मिला है। जो बच्चे पूरी नींद लेते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर पाते हैं और उनकी मेमोरी भी ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं जो बच्चे कम सोते हैं वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इसलिए उनके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्या ये सारे खराब साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हैं? हाँ, 36 स्टडीज से तो यही साबित हुआ है। इन स्टडीज़ में बार बार देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना और नींद पूरी ना होने का आपस में गहरा कनेक्शन है। स्टडीज़ ने साबित करती हैं कि हाई स्कूल के दौरान हद से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना आगे जाकर नींद ना आने जैसी बीमारी को जन्म दे सकता है। तीसरा नुकसान है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, अटेंशन देने का समय कम हो जाना। एक स्टडी के हिसाब से एक एवरेज आदमी के फ़ोन पर रोज़ करीब 190 से भी ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। एक टीन को हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन मिलता है। अटेंशन का मतलब है सिर्फ एक टास्क या थॉट पर पूरी तरह से फोकस करना। इसका मतलब है अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को यूज़ करके किसी टास्क को या एक्टिविटी को टाइम देना। नोटिफिकेशन और जितना भी सोशल मीडिया है, ये हमारे अटेंशन स्पैन को बर्बाद कर रहा है। जैसे मान लो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, लेकिन आपका फ़ोन बार बार आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है कि किसी ने आपको किसी पिक्चर में टैग किया है। आप पढ़ने बैठे हो, लेकिन आपका फ़ोन आपको मैसेज भेजता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे चैट करना चाहते हैं। फ़ोन ने आपके ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि ये नोटिफिकेशन मिलने से उसे खुशी मिलती है। जब कोई आपके पोस्ट पर कमेंट करता है तो आपको वैलिडेटेड फील होता है। जब कोई आपसे ऑनलाइन इंटरैक्ट करता है तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर नोटिफिकेशन के साथ आपका अटेंशन स्पैन कम होता जाता है। लोग मल्टीटास्क नहीं कर सकते, इसलिए आपका अटेंशन एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट हो जाता है। इस केस में फर्स्ट टास्क है बुक पढ़ना या स्टडी करना और सेकंड टास्क है अपना फ़ोन यूज़ करना। लेकिन एंड में आप अपने फर्स्ट टास्क में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका माइंड आपके नोटिफिकेशंस में बिजी रहता है। प्यूबर्टी के दौरान एक टीनेजर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेवलप होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स में सेल्फ कंट्रोल और फोकस करना शामिल है। स्टडी से पता चला है कि फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड इस एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स की डेवलप होने के टाइम को टाल सकता है या इसमें देरी कर सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि टीनेजर्स अपने फ़ोन से दूर रहना बहुत मुश्किल पाते हैं, इसलिए उनमें सेल्फ कंट्रोल की पावर कमज़ोर होती है। ये चीज़ उनकी लाइफ के दूसरे एरिया पर भी असर डालती है, जैसे कि अपने हेल्थ का ध्यान ना रखना या बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना। चौथा नुकसान है एडिक्शन यानी लत लगना। जैसा कि पहले बताया गया है कि सोशल मीडिया यूज़ करना हमें अच्छा फील कराता है। इसे और क्लियरली तरीके से कहें तो माइंड उन चीज़ों के पीछे दौड़ता है जिससे उसे प्लेजर या खुशी मिलती है, जिससे ब्रेन में नया बनने लगता है। यानी अगर कोई काम आपको अच्छा लगता है तो आपको उसे बार बार करने का मन करता है, और यही सेम चीज़ आपको अपना फ़ोन चलाने पर भी फील होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको खुशी का एहसास कराता है। डोपामिन आपको सैटिस्फाइड फील नहीं कराता, बल्कि ये आपको किसी चीज़ के लिए और ज़्यादा क्रेव कराता है, यानी उसके लिए ज़्यादा चाहत जगाता है। जैसे जब आप जंक फूड खाते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। जब आप गैम्बलिंग करते हैं तब भी आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। नी रियाल द्वारा बनाया गया हुक्ड मॉडल उन 4 स्टेप्स के लूप के बारे में बताता है जो टीनेजर्स को अपने फ़ोन का एडिक्ट बना देता है। मान लो कि आप एक टीनेजर हो जो एक क्विज़ के लिए स्टडी कर रहे हो। सोशल मीडिया आपको अपने फ़ोन पर घंटों टाइम बिताने के लिए कैसे ललचाता है? हुक्ड मॉडल एक एक्सटर्नल ट्रिगर से स्टार्ट होता है। इसका एक एग्जाम्पल है आपके फ़ोन पर आने वाला नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके उस गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देता है जो आपने क्विज़ के लिए स्टडी करने का बनाया है। यहाँ से ये एक्सटर्नल ट्रिगर जो नोटिफिकेशन है आपको स्टेप 2 करने के लिए पुश करता है, जो है एक एक्शन लेना। ये एक्शन है अपना फ़ोन खोलकर नोटिफिकेशन चेक करना। स्टेप 3 है एक वेरिएबल रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन ओपन करके आपको एक तरह का रिवॉर्ड मिलता है, जैसे आपके फ्रेंड्स ने शायद आपके पोस्ट की तारीफ की होगी या शायद किसी ने उसे लाइक किया होगा। ये चीज़ आपको वैलिडेटेड और एक्सेप्टेड फील कराती है। स्टेप 4 है इन्वेस्टमेंट। हर बार इंसान के किसी एक्शन के लिए उसे रिवॉर्ड देना पॉसिबल नहीं है। इस केस में आप जब अपना फ़ोन उठाते हो तो हर बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। ये बात थोड़ी बेवकूफ़ी भरी लग सकती है कि आप बिना नोटिफिकेशन आए हुए भी अपना फ़ोन खोलकर देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप आमतौर पर ऐसा ही करते हैं।
हुक्ड मॉडल कहता है कि कोई रिवॉर्ड ना मिलने पर भी आप अपना फ़ोन उठाने से खुद को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि ये आपकी उम्मीद को और भी बढ़ा देता है। अगर आपको 11वीं बार अपना फ़ोन चेक करने पर कोई नोटिफिकेशन मिलता है, तो क्या होगा? यही तो वो चीज़ है जो सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिंग बनाती है। आप लगातार उस डोपामीन हिट के पीछे भागते रहते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपको कब मिलेगा। सोशल दुविधाएं या कलेक्टिव एक्शन की प्रॉब्लम हमें हेल्दी बचपन के लिए बाउंड्री बनाने से रोकती है। ऐसा तब होता है जब आपको लगता है कि सबके पास कुछ ना कुछ है और सिर्फ आप अकेले हो जिसके पास कुछ नहीं है। सारे टीनेजर्स टीनेज के दौरान बस किसी ग्रुप में फिट इन होना चाहते हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास फ़ोन या सोशल मीडिया ना हो। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी मिस कर देते हैं तो आपके फ्रेंड आपको बुद्धू समझने लगते हैं और इस तरह आप ग्रुप से बाहर कर दिए जाते हो सकता है कि आज का टीनेजर कहेगा, लेकिन मॉम स्कूल में सबके पास आईफोन है, एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई फ़ोन नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। अगर हर कोई काम कर रहा है तो फिर उनका बच्चा पीछे रह जाएगा। तो हम इस कलेक्टिव एक्शन से जुड़े प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। कलेक्टिव एफर्ट के जरिए हम चेंज लेकर आ सकते हैं। इसका पहला तरीका है वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन। पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स से ताकत मिलती है। एक ग्रुप है जिसका नाम है वेट अंटिल 8th, जहां पेरेंट्स एक वादा करते हैं और एक पेपर पर साइन करते हैं। इस पेपर में लिखा होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को तब तक फ़ोन नहीं देना है जब तक कि वो 8th ग्रेड में नहीं चले जाते। लेकिन ये पेपर तभी वैलिड माना जाता है जब कम से कम 10 परिवार इस पर साइन करते हैं। इस तरह बच्चे खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। दूसरा है सोशल नॉर्म्स और मॉरलाइजेशन, यानी नैतिकता। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें भी नॉर्मल समझना चाहिए। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे बच्चों को हर समय ऑनलाइन रहने से रोका जा सकता है। सोसाइटी में जब रूल्स होते हैं तो लोगों को उसके हिसाब से बिहेव करने में मदद मिलती है। पहले ड्रिंक करके गाड़ी चलाना एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन आज इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसके लिए कानून बनाने के बाद अब इसे नॉर्मल नहीं माना जाता है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती जा रही है, तो क्यों ना इसे यंगस्टर्स के बेहतर फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाए। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल टाइम के दौरान लॉक वाले पाउच यूज़ करना। एक और तरीका है कुछ खास ऐप्स के लिए एज वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई करना, ताकि टीनेजर्स उन्हें आसानी से एक्सेस ना कर पाएं। सोशल मीडिया की यूज़ को लिमिट में रखने के लिए स्मार्टफोन के बजाय बेसिक फ़ोन यूज़ करना भी अच्छा तरीका है। फोर्थ है लॉज एंड रूल्स, यानी नियम और कानून। गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम जैसे इंस्टीट्यूशन को ऐसे लॉ पास करने चाहिए जिससे यंगस्टर्स और उनके फ़ोन के बीच एक क्लियर बाउंड्री बनाया जा सके। जैसे स्कूल में ये रूल सेट किया जा सकता है कि फ़ोन पूरा दिन लॉकर में ही रहना चाहिए। ये सभी सुझाव एकदम सिंपल और सीधे साधे लगते हैं, लेकिन इन्हें इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। यानी इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना होगा। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने जाना कि 2010 के शुरुआत में दो चीज़ें हुई थीं। एक तो बच्चों और टीनेजर्स के बीच स्मार्टफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और दूसरा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लेवल का पता चला। इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। सेकंड, आपने जाना कि प्ले बेस्ड चाइल्डहुड और फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड स्लो होता है, इसमें फ्री प्ले, अट्यूनमेंट और सोशल लर्निंग आता है। फ़ोन बेस्ड चाइल्डहुड इन चीज़ों को बर्बाद करता है और बच्चे की डेवलपमेंट पर बुरा असर डालता है। थर्ड, आपने जाना कि सोशल मीडिया से 4 नुकसान होते हैं: लोगों का एक दूसरे से दूर होना, नींद की कमी, अटेंशन कम होना और एडिक्शन यानी लत। फोर्थ, आपने उन कलेक्टिव तरीकों के बारे में जाना जिन्हें लोग हेल्दी बचपन पाने के लिए अपना सकते हैं। ये है वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन, सोशल नॉर्म्स और मॉरलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन और लॉज और रूल्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्राउंड ब्रेकिंग है। इसके बिना आज हम जहां हैं वहां नहीं पहुंच पाते। इसने लाखों लोगों का जीवन बचाया है और लाइफ को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी बच्चों का बचपन भी छीन रहा है। ये उनके सेल्फ एस्टीम, वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, इन सभी को बर्बाद कर रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें ऐसा फील कराती है जैसे हम इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी बच्चे या टीनेजर हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अपनी लाइफ किसी स्क्रीन के जरिए मत जिएं, बल्कि जीते जागते लोगों से घुले मिलें और उनसे बातें करें।
अडल्ट सिर्फ कलेक्टिव एफर्ट के जरिए ही ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक ग्रुप के रूप में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया किस तरह डैमेज कर सकता है। इसलिए बोलिए, लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए और फिर देखिए कि ये कलेक्टिव एफर्ट कैसे चेंज ला सकता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।